हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कॉनिक सेक्शन की सारी थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। हमने सर्कल पढ़ा, एलिप्स पढ़ा, पैराबोला और हाइपरबोला की सारी थ्योरी डिस्कस कर ली। उस पर कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमने किए। आज हम मिसलेनियस के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे। आज के लेक्चर में हम मॉडरेट लेवल के 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन थे वो बहुत ही सिंपल होते हैं। ज़्यादातर फोकस, वर्टिसेस, लेटस रेक्टम का लेंथ निकालना, इन्हीं पर बेस्ड था। ठीक है, आज के कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहला है एग्जाम्पल नंबर 17। द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर एज शोन इन फिगर इज एट distance of 5 cm from its vertex. If the mirror is 45 cm deep, find the distance AB. सो हमारे पास एक पैराबोलिक मिरर है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है मिरर। इसका फोकस इसके वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये जो मिरर है वो 45 सेंटीमीटर डीप है, यानी कि ये वाला जो डीपनेस है ये 45 सेंटीमीटर है। ये पूरा हमारा मिरर है ऐसे, ये 45 सेंटीमीटर है, ये इसका फोकस है। तो हम इसके वर्टेक्स को अगर ओरिजिन पर ले लें और इस पैराबोला का एक्सिस को हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले लें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और इसका वर्टेक्स हो जाएगा ओरिजिन पे, ये इसका फोकस हो जाएगा। ठीक है, फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,0, क्योंकि वर्टेक्स से ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे था। तो हमें यहाँ पर ए बी का लेंथ निकालना है। ए बी का लेंथ, अगर हमें ए का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, ए का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो हम ये लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लेंथ हम तब निकाल सकते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमें इस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा पहले। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। इस तरह के पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा होता है। ठीक है, अगर पैराबोला ऐसा होगा कनकेव अपवर्ड, तब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है। तो इस तरह के पैराबोला के इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। अब यहाँ पर हमको ए का वैल्यू पहले निकालना है, उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो फाइनल हमें इक्वेशन मिलेगा। सो ए का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। हमारे पास फोकस का कोऑर्डिनेट दिया गया है। ठीक है, फोकस ये है 5,0 और हम जानते हैं कि इस तरह के पैराबोला का जो फोकस होता है वो होता है a,0। जी हाँ, यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाता है 5। सो फ्रॉम 1 इक्वेशन क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 5 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x, ये हो जाएगा पैराबोला का इक्वेशन। अब आप फिगर पे ऑब्जर्व कीजिए, ये हमारा 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, 45 सेंटीमीटर डीप है। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा ना, उसका कोऑर्डिनेट होगा 45,0। हमें चाहिए ए का कोऑर्डिनेट, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 45 पर y का वैल्यू निकालेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। उससे हमें ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, या फिर कहें कि y ही मिल जाएगा। हमें एक्चुअली ये हाइट ही चाहिए, हमें इस कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है। कोऑर्डिनेट होगा मतलब हमको उसका ऑर्डिनेट से मतलब, ये हाइट जैसे ही मिल जाएगा हम ए बी का लेंथ बता देंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है अबाउट इट्स एक्सिस। तो जितना ये वाला हाइट होगा उतना ही ये नीचे की ओर होगा। तो टोटल ए बी कितना हो जाएगा? इसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 45 पर y का वैल्यू निकालना है। हम इस पॉइंट को C मान लेते हैं। ठीक है, C मान लेते हैं।
अब एट x इक्वल टू 45, y स्क्वायर इक्वल टू 20 टाइम 45, 90 and 0. So y इक्वल टू प्लस माइनस 30. यहाँ पर y के दो वैल्यू मिलते हैं. एक्चुअली x इक्वल टू 45 पर ये पैराबोला दो जगह पर इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, एक a पर करेगा, एक b पर. तो a के लिए हो जाएगा +30 और b के लिए -30. तो हमें उससे मतलब नहीं है साइन से, हमें इससे मतलब है. तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू 2 टाइम्स 30 सेंटीमीटर, दैट इज 60 सेंटीमीटर. ये AB का लेंथ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A beam is supported at its end by supported at, डबल टेक्स्ट हो गया है. A beam is supported at its end by support which are 12 meter apart. Since the load is concentrated at its center, there is a deflection of 3 centimeter at the center, and the deflected beam is in the shape of a parabola. How far from the center is the deflection 1 centimeter? So एक बीम है जो इसके एंड से सपोर्टेड है, ठीक है. ये बीम है, ये इसका एंड में सपोर्ट लगा हुआ है, और क्योंकि इसका जो वेट है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसमें एक डिफ्लेक्शन आ रहा है. डिफ्लेक्शन आने की वजह से बीम ऐसा हो जा रहा है, पैराबोलिक शेप ले ले रहा है, ठीक है. ये इसका सेंटर है. सो ये बीम का सेंटर है. डिफ्लेक्शन आने की वजह से एक पैराबोलिक शेप में ले रहा है, और इसका सेंटर यहाँ पर वर्टेक्स पे है. ये जो डिफ्लेक्शन है ये 3 सेंटीमीटर का है. ये डिस्टेंस दिया गया है, दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर, ठीक है. कुछ वैल्यू सेंटीमीटर में है और ये वाला वैल्यू है 12 मीटर, ये मीटर में दिया गया है. हमें ये बताना है कि इसका जो सेंटर है वो 1 सेंटीमीटर के डिफ्लेक्शन से कितनी दूरी पर है. ये डिफ्लेक्शन 3 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ठीक है, सेंटर पर. अगर इसके राइट या लेफ्ट साइड जाएं तो डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम होता है. यहाँ पर ये लगभग 2 सेंटीमीटर का होगा. उसी तरीके से यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का है. तो ये जो डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का है वो सेंटर से कितनी दूरी पे, तो वो दूरी हम इसको मेजर करके भी बता सकते हैं, यहाँ से भी मेजर करके बता सकते हैं, और यहाँ पर भी मेजर करके बता सकते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में फिट करते हैं. इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. तो ये पैराबोलिक शेप है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा. ये 12 सेंटीमीटर है तो ये इधर 6 सेंटीमीटर होगा, इधर 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है. अब यहाँ पर इस एंड पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट अगर ये 6 है और ये हाइट 3 है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये 6 और ये 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,3. बट यहाँ पर 6 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है. हम इसको मीटर में अगर बदल दें 3 सेंटीमीटर को, तो 3/100 होगा. कोऑर्डिनेट ऑफ राइट एंड, कोऑर्डिनेट ऑफ राइट एंड इज 6,3/100. ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा. और 1 सेंटीमीटर का जो डिफ्लेक्शन है, हम मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी. ये है 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन, ये है ए और ये बी. अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये टोटल 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से पता चल रहा है. ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है. तो ये हमें पता चल गया कि ये वाला हाइट 2 सेंटीमीटर है. यानी पैराबोलिक का जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट अगर हम बता पाए किसी तरीके से, तो उस कोऑर्डिनेट का जो
अब सी वैल्यू होगा, यानी कि ये वाला लेंथ, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो वो हमें नहीं पता है, बट ये पता है। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट कैसा होगा? वो होगा x, 2/100, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदलेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट होगा बी का। हम यहाँ पर इसको भी कुछ नाम दे देते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। ए बी है, इसको हम सी ले लेते हैं। सिंस ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए बी equal to 1 centimeter. This implies BC equal to 2 centimeter. Now the coordinate of B is x, 2/100. ठीक है, x का वैल्यू हमको नहीं पता, वही हमको निकालना है। तो अगर B का ये कोऑर्डिनेट है, तो ये इस पैराबोला के इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, तो हमें पैराबोला का इक्वेशन चाहिए। अब इस तरह के पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? वो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का। तो हम इक्वेशन लिखेंगे अब। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ से हमें a का भी वैल्यू चाहिए। ध्यान रहे कि ये जो पॉइंट है ना, ये इस पैराबोला का फोकस नहीं है, और ना ही ये लेटस रेक्टम है। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन है 3 सेंटीमीटर का, ये फोकस नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि ये फोकस है। अब हमारे पास राइट हैंड का कोऑर्डिनेट है ऑलरेडी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ राइट हैंड इज 6, 3/100। तो उसको रख करके हम सेटिस्फाई करके ए का वैल्यू निकालते हैं। दिस पैराबोला passes through 6, 3/100. Therefore 6 square equal to 4 times a 3/100. So a equal to 36 times 100/12. So 300 आएगा a का वैल्यू। Therefore x square equal to 4 times 300y 1200y। ये इस पैराबोला का इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 2। पैराबोला का इक्वेशन मिल गया हमें। अब हम b का कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं। हमें चाहिए x का वैल्यू। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस चाहिए। हमें ये पता है 2 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम। कोऑर्डिनेट ऑफ b एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1200, y का वैल्यू 2। अच्छा, ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में बदलेंगे हम, 100 से डिवाइड करेंगे। ट्वेंटी 4 होगा। सो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 2√6 मीटर। यहाँ पर दो वैल्यू आएंगे एक्स के, प्लस माइनस में। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि y इक्वल टू 2 पर ये इधर भी तो होगा एक एक्स का वैल्यू, है ना। इसका भी हाइट उतना ही होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो एक्स के दो वैल्यू हैं,
तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें डिस्टेंस बताना है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। तो 2√6 मीटर ये हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। सो यही इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। A road AB of length 15 centimeter rests in bottom between two coordinates axes in such a way that the end point A lie on x-axis and end point B lie on y-axis. A point P whose coordinate is x, y is taken on the road in such a way that AP equal to 6 centimeter, so that the locus of P is an ellipse. एक रोड है ए बी जिसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर। इसका एक एंड ए एक्स एक्सिस में रेस्ट करता है, दूसरा एंड बी में रेस्ट करता है। इसका टोटल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट का ए से जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाला कितना होगा, ये 9 सेंटीमीटर होगा। अब ये जो रोड है ना, ये अपना पोजीशन बदल रहा है, बट ऐसे बदल रहा है कि पॉइंट ए हमेशा एक्स एक्सिस में है और पॉइंट बी हमेशा वाई एक्सिस में है। यानी कि ये फ्लोटिंग कर रहा होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा इस टाइप का, फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उसी तरीके से ऐसे होगा। तो जो पॉइंट पी है ना वो भी साथ में मूव करेगा। हालांकि वो रोड में अपना उसका पोजीशन फिक्स है, लेकिन क्योंकि रोड ही फ्लोट करेगा यहाँ पर, ए और बी स्लाइड होंगे एक तरह से। ये जो रोड है ये ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, तो उस टाइम पर जो पॉइंट पी है वो भी शिफ्ट करेगा। तो वैसे में जो पी है एक पाथ जनरेट करेगा, वो पाथ एलिप्स होगा, ये हमें बताना है। चलिए एक बार ड्रॉ करके फिर से समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक रोड है, पॉइंट पी यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। अब सेम लेंथ का रोड, मतलब यही रोड फ्लोट कर रहा है, बट ये जो एंड पॉइंट है ये मेंटेन्ड है अपने अपने एक्सिस पे। ये वाला एंड पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता है, और ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस में ही रहेगा। तो रोड ऐसे हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हुआ, ठीक है। ऐसे हो सकता है, उसी तरीके से ये ऐसे भी हो सकता है। अब पॉइंट पी को भी मार्क करते जाइए, वो अपने पोजीशन पे है रोड में, ठीक है। रोड में उसका जो पोजीशन है वो फिक्स है, लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो फिक्स नहीं होगा क्योंकि रोड फ्लोट कर रहा है। तो पहले लाइन पर वो यहाँ पर था, फिर वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ऐसे आएगा। उसी तरीके से ये रोड और भी पोजीशन लेगा ऐसे। तब पी का जो लोकस होगा इसका मूवमेंट की वजह से वो एक इलिप्टिकल पाथ जनरेट करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम आते हैं ओरिजिनल इसके डायग्राम पे। यहाँ पर पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। इस पॉइंट पी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, और इसको भी थीटा मान लेते हैं। थीटा भी यहाँ पर वेरी करेगा क्योंकि ये रोड मूव करेगा, लेकिन जो भी है हर एक केस में ये दोनों ही एंगल सेम होंगे, हर एक केस में, क्योंकि हम ये लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, इसीलिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये एक ऑब्लिक लाइन है, तो ये और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे।
Now in triangle, in right triangle, PAR, sin थीटा इक्वल टू होगा PR अपॉन PA, दैट इज Y अपॉन 6. नेक्स्ट ट्रायंगल BPQ में इन राइट एंगल ट्रायंगल BPQ, इसमें cos थीटा का यूज करेंगे. cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बेस दिया गया है x और ये हाइपोटेनियस है 9. ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर ये दिया गया था y और ये हाइपोटेनियस दिया गया था, इसलिए इसमें sin थीटा का यूज किया. इसमें cos थीटा का यूज करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 9. cos थीटा इक्वल टू x अपॉन 9. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1. देयरफॉर इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो y अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस x अपॉन 9 का स्क्वायर इक्वल टू 1. सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1. और आप जानते हैं ये जो इक्वेशन है ये एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है. सो हमारा जो पर्पस था वो कंप्लीट हो गया कि P का जो लोकस होगा वो एक एलिप्स होगा. आई होप कि आज का जो भी सेशन था वो आपको पसंद आया होगा, जो भी मैंने क्वेश्चन लिए वो आपको समझ में आया होगा. कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे.